गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जैसा कि कोरोना की सेकंड वेव चल रही है, इस वजह से गवर्नमेंट ने स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। तो अब से जो है आपको ऑनलाइन लेक्चर में भेजूंगा, तब तक जो है ये सेकंड वेव का प्रभाव कम नहीं होता जब तक स्कूल बंद रहेंगे। तो आप सब ने इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है, एक बार दो बार अच्छे से सुन के आपको समझ में आ जाएगा ये। और फिर इनको याद करना है, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ ही। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके अंदर स्टार्टिंग के कंसेप्ट हम कर चुके थे क्लासरूम में ही। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वहाँ पे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए डेफिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी by virtue of which total charge of an isolated system always remains constant or conserved। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसकी वजह से, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि बाहर से कोई और चार्ज वहाँ पर अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब दो या तीन जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सारों के बीच में कोई भी एक्सटर्नल चार्ज नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब जैसे कि पेन और जो है ग्लास रोड और सिल्क को अगर हम रब करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जो है टोटल चार्ज सिस्टम का हमेशा कंजर्व ही रहेगा। अगर जो है चार्ज का हम सम करें, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है, तो उन दोनों का अगर सम करते हैं तो वो सेम ही रहेगा हमेशा। विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी चार्ज बॉडी, कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी चार्ज बॉडी है, चार्जेस में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंट्रैक्शन अमंग द बॉडीज़। अब ये जो चार्ज हैं अलग अलग बॉडी के ऊपर, ये बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएंगी या आपस में रब करेंगी, तो उस वजह से चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा सकता है। बट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम शैल रिमेन्स द सेम। लेकिन सिस्टम का पूरा चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका एग्जांपल देखिए आगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी रब टू इंसुलेटेड बॉडीज़, जब हम दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ को रब करते हैं। इंसुलेटिंग बॉडीज़ कौन सी होती हैं? जिनमें से चार्ज फ्लो नहीं करता। वट वन बॉडी गेन्स इन चार्ज द अदर बॉडी लूज द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, उसने गेन किया है, तो दूसरी बॉडी ने उतना ही चार्ज लूज़ किया होता है। तो इसका मतलब क्या है? दस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम चार्ज को पैदा कर सके या डिस्ट्रॉय कर सके। हाउएवर, चार्ज कैरिंग पार्टिकल में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। जबकि चार्ज कैरिंग जो पार्टिकल है, जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चार्ज है, वो जो है क्रिएट या डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ए न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन पे वैसे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल ही होता है, तो उसमें से जो प्रोड्यूस होंगे वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस होंगे, जिससे कि उन दोनों का सम क्या होगा, जो है वो ज़ीरो के इक्वल ही होगा। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। द टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। दस चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चार्ज एंड मास का डिफरेंस है इस टॉपिक में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हमें पता है चार्ज जो है वो तीनों तरह का होता है हमारे पास। तो किसी बॉडी में चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। मास ऑफ ए बॉडी इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। मास हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर मास जीरो होगा तो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए मास जीरो नहीं होता, और नेगेटिव तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज।
चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है वो किसी भी वेलोसिटी से चल रही है तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता। जबकि जो मास है, मास ऑफ बॉडी इंक्रीज विद इट्स वेलोसिटी, क्योंकि मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है। क्योंकि रिलेशन क्या है मास का, m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर, वेयर c is the velocity of light in vacuum, m is the mass of the object moving with the velocity, v and m naught is rest mass of the body। थर्ड पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, ये रिलेशन हमने निकाला था। और यहाँ पे मास के अंदर थर्ड पॉइंट है द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी स्टेब्लिश्ड। मास का अभी क्वांटाइजेशन नहीं बता पाए हैं, कोई फार्मूला नहीं बताया है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो फोर्थ पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है। और इधर फोर्थ पॉइंट है मास इज नॉट कंजर्व। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन है हमारे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अकॉर्डिंग टू द चार्ज आर अनलाइक और लाइक। कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि ये हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जबकि मासेस के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, फिफ्थ पॉइंट में देखिए, मासेस के बीच में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये इनका डिफरेंस हुआ। आगे आपने करना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन देखिए आप। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, मतलब ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी, इनको कंबाइनली हम इंट्रैक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। कि दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसका सीधा संबंध या डायरेक्ट रिलेशन किससे है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से, और इनवर्स रिलेशन किससे है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो ये डेफिनेशन है कूलम्स लॉ की। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम शो करें, द फोर्स एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अच्छा, ये डायरेक्शन बता रखी है कि दो चार्जेस हैं, उन चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसके अलोंग फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे कि आप रस्साकसी के खेल के बारे में सोच सकते हो, जो फोर्स लगता है वो रस्से के अलोंग लगता है, जो बीच में रस्सा होता है। उसी तरह यहाँ भी दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सस्पेंडेड इन वैक्यूम बाय ए डिस्टेंस r। मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स कितना होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ये जो मोड्स लगाए हुए हैं ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ये आ जाएगा r स्क्वायर। तो f कितना बनेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक k कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। f इज इक्वल टू k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन में r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेयर k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट k डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस। तो कहाँ पे चार्ज रखे हैं, एयर में है, वैक्यूम में है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है k की वैल्यू, एंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि कैसे यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। व्हेन द चार्जेस आर सिचुएटेड इन फ्री स्पेस, जब फ्री स्पेस में चार्जेस हैं, एयर या वैक्यूम में है, तो CGS सिस्टम के अंदर k की वैल्यू होती है 1,
और SI सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। तो हम K को लिखते हैं, K का फार्मूला है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, वेयर ये जो E नोट लिखा हुआ है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। और E नोट होता क्या है, वेयर E नोट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो पास करने देता है, वो परमिटिविटी होती है। फ्रॉम 1, अगर फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज़ करें, वहाँ पे K की वैल्यू रखें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये K की जगह आ गया। और आगे क्या है, Q1 मैग्नीट्यूड इंटू Q2 मैग्नीट्यूड अपॉन में R स्क्वेयर। आगे हम इस टॉपिक में यूनिट डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 जो है, हमने पिछला टॉपिक किया था उसमें इक्वेशन नंबर जो 3 आई थी हमारी लास्ट वाली इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 3 एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या आएगी अगर उसको सोल्व करते हैं, 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वेयर। एज SI यूनिट ऑफ चार्ज इन कूलम, देयरफॉर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/n, चार्ज का कितना है C, दूसरे चार्ज का भी C, और डिस्टेंस का है m स्क्वेयर। तो क्या यूनिट आएगा इसका, C स्क्वेयर n इनवर्स m की -2। और डिमेंशंस क्या आ जाएंगे, कूलम का होता है 80, दूसरे C का भी 80, न्यूटन जो है ये फोर्स का है mLt-2, और मीटर जो है ये भी एक लेंथ है तो L का स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करके जो डिमेंशन आएगा एप्सिलॉन नोट का m-1 L-3 T⁴ a स्क्वेयर, ये है। आगे देखिए, आगे है फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का यूज़ करके हम एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई K। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, इसको सारे को सोल्व करेंगे जो 8.85 इंटू 10⁻12 C स्क्वेयर n इनवर्स m की -2। तो ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आ जाती है। तो ये कूलम्स लॉ हमारा कंप्लीट होता है। तो इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है और मेमोराइज़ करना है, साथ ही साथ इसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।